आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम इतिहास के चैप्टर की बात नहीं करने वाले हैं। सोचिए, 17वीं सेंचुरी में किसी ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसने उस वक्त के सबसे बड़े मोनोपोलीज को हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के विजनरी फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज हम उनके सफर को एक हिस्ट्री लेसन की तरह नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास की तरह देखेंगे कि कैसे आज के आधुनिक बिजनेस लीडर्स उनकी स्ट्रैटेजीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे स्वराज की नींव और उनके विजन की, फिर आएंगी उनकी डिस्रप्टिव छापामार युद्ध नीति, उनकी रणनीतिक कूटनीति, अष्टप्रधान परिषद का शानदार प्रशासन और आखिर में एक बेहद जरूरी टॉपिक, उनकी इंक्लूसिव लीडरशिप। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, विजन यानी स्वराज की नींव। देखिए, किसी भी बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे एक सॉलिड विजन जरूरी होता है ना? और शिवाजी महाराज के केस में उनकी सबसे पहली और सबसे पावरफुल मेंटर थी उनकी माता जीजाबाई। उनका जो धार्मिक नजरिया और एकदम इंडिपेंडेंट सोच थी ना, उसने शिवाजी के अंदर बचपन से ही हिंदवे स्वराज का बीज बो दिया था। ये एक ऐसा माइंडसेट था जो उस वक्त की विशाल शक्तियों जैसे आदिलशाही और मुगल्स को चुनौती देने के लिए बिल्कुल क्रूशल था। एक लीडर का कोर कैरेक्टर हमेशा उसके अर्ली मेंटर्स ही तय करते हैं। और अगर इस विजन को डीपली समझना है तो उनकी राज मुद्रा को देखिए। ये संस्कृत में लिखी हुई एक ऑक्टैगोनल सील थी, लेकिन इसको सिर्फ एक मोहर मत मानिए। सच कहूं तो ये उनका एक डायनामिक कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट था। इसमें साफ लिखा था कि जिस तरह नया चांद धीरे धीरे बढ़ता है और पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है, बिल्कुल उसी तरह ये मुद्रा भी लगातार ग्रो करेगी और सबके कल्याण के लिए यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। ग्रोथ और वेलफेयर को एक साथ लेकर चलना, यही तो एक ट्रू लीडर की निशानी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इनोवेशन और उनकी मशहूर छापामार युद्ध नीति। तो विजन तो सेट हो गया, पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा? यहाँ मुकाबला एक रिसोर्स हेवी मोनोपोली और एक बिल्कुल नई लीन स्टार्टअप के बीच था। एक तरफ ट्रेडिशनल युद्ध का तरीका, बड़ी बड़ी सेनाएं, भारी हथियार और आमने सामने की टक्कर, और दूसरी तरफ थी शिवाजी महाराज की गनीमी कावा यानी गरिल्ला टैक्टिक्स। उन्होंने छोटी बेहद तेज मावला यूनिट्स बनाई जिन्हें वेस्टर्न घाट्स के भूगोल की पूरी समझ थी। लोकल ज्योग्राफी का फायदा उठाना और सरप्राइज अटैक्स करना। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज एक छोटी इनोवेटिव टेक कंपनी अपनी स्पीड और एजिलिटी से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जायंट्स को डिस्टर्ब कर देती है। इस डिस्ट्रप्टिव स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन देखना है तो 1659 में अफजल खान के साथ हुआ वो हाई टेंशन इनकाउंटर याद कीजिए। आदिलशाही सेना के पास 1,20,000 सैनिक थे, एक मैसिव ओवरपावरिंग आर्मी। लेकिन यहाँ ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी काम आई। पहले क्या हुआ? फॉल्स पीस नेगोशिएशंस के जरिए टारगेट को करीब लाया गया। फिर छुपे हुए हथियार यानी वागनक का एकदम सटीक इस्तेमाल हुआ। और तीसरा स्टेप, उनकी लीडरशिप को तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया गया। एक ओवर कॉन्फिडेंट कॉम्पिटिटर को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से कैसे आउटस्मार्ट किया जा सकता है, ये इसका एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर, मास्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। एक शानदार लीडर सिर्फ फील्ड पर ही नहीं बल्कि बोर्डरूम नेगोशिएशंस में भी उतना ही शार्प होता है। उनका डिप्लोमैटिक सफर देखिए। 1664 के सूरत कैंपेन्स में उन्होंने एक वेल्दी इकोनॉमिक हब को टारगेट किया। वहां उन्होंने सीधे रिच यूरोपियन ट्रेडर्स से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया, और वो भी आम जनता को परेशान किए बिना। फिर आती है 1665 की पुरंदर की संधि, जहां उन्होंने दबाव में आकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई। और 1666 का आगरा एस्केप, वो तो बिल्कुल एक डेयरिंग स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की मिसाल है, जहां उन्होंने पीछे हटकर वापस अपने आप को और भी स्ट्रांग बनाया। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात है, ये एक स्पेसिफिक नंबर है, 23। पुरंदर की संधि में महाराज को मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 23 किले देने पड़े थे। इन किलों से हर साल लगभग 4 लाख खून की आमदनी होती थी। लेकिन यहाँ एग्जीक्यूटिव लेसन क्या है? एक समझदार लीडर को जानना चाहिए कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कभी-कभी अपने लॉसेस को कट करना और कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। वो रिट्रीट किए, रिसोर्सेज को बचाया और आगे चलकर और भी ज्यादा ताकत के साथ सामने आए। अब आते हैं चौथे भाग पर, एडमिनिस्ट्रेशन और अष्टप्रधान परिषद। जब कोई एंटरप्राइज इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा हो तो उसको मैनेज करने के लिए एक
टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, राइट? और उनकी ये 17th सेंचुरी की अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की परिषद को देखिए। इसे हम आज के आधुनिक कॉर्पोरेट सी स्वीट के साथ मैप कर सकते हैं। पेशवा को आप एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समझ लीजिए जो पूरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। अमात्या आपके CFO हो गए जिनका फोकस फाइनेंस और रेवेन्यू पर था। सुमंत थे फॉरेन मिनिस्टर जो स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी हैंडल करते थे। और सेनापति डिफेंस और मिलिट्री कमांड को लीड करते थे। उस दौर में पावर का ऐसा क्लियर डेलीगेशन सच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस का ही आइडिया हो सकता था। और हाँ, किसी भी बढ़ते ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक सॉलिड कैश फ्लो तो चाहिए। यहाँ पर उनके इनोवेटिव रेवेन्यू मॉडल्स सामने आते हैं, चौथ और सरदेशमुखी। अब इनको आप सिर्फ टैक्स मत मानिए, इन्हें आप रिकरिंग रीजनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स मान सकते हैं। चौथ पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था और उसके बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। ये एक लाजवाब बिजनेस मॉडल था ताकि इतनी बड़ी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन की फंडिंग बिना रुके लगातार होती रहे। आखिर में पहुंचते हैं 5वें भाग पर, कल्चर यानी एक समावेशी और इंक्लूसिव लीडरशिप। हम सब जानते हैं कि कोई भी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे इंटरनल कल्चर के बिना लंबा नहीं टिक सकती। महाराजा एक धर्मनिष्ठ हिंदू शासक थे, इसमें कोई शक नहीं, पर उनका अप्रोच बहुत ही प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव था। उनके साम्राज्य में मस्जिदें बनवाने के लिए फंड्स दिए गए, मुस्लिम संतों और स्कॉलर्स की पूरी इज्जत होती थी और उनकी आर्मी में मुस्लिम सैनिकों की भी एक बहुत ही खास जगह थी। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल हिंदू वैल्यूज और एजुकेशन को प्रिजर्व किया, पर साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर भी किया। उन्होंने समझ लिया था कि एक मजबूत और अनब्रेकेबल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो टैलेंट, लॉयल्टी और डाइवर्सिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करना ही होगा। तो हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। अब एक बात जरा सोचिए, अगर 17th सेंचुरी में एक शासक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस और इतने पावरफुल दुश्मनों के खिलाफ एक ऐसी एंड्योरिंग, अजाइल और इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकता है, तो क्या आज के मॉडर्न लीडर्स और फाउंडर्स इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अपने विजन को सॉलिड रखना, स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबल रहना, सही वक्त पर लॉसेस को कट करना और सबको एक साथ लेकर चलना। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जो हर दौर में काम आएगी। तो आप इन प्रिंसिपल्स को आज के नए सिस्टम्स में किस तरह लागू करेंगे?